हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो हमारी यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी इथोलॉजी। इथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है IRM। हमने जो प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो पढ़े थे FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एंड साइन स्टिमुलस। ठीक है, तो आज हम अपना थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं IRM, जिसकी फुल फॉर्म है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ये किसकी फुल फॉर्म है? IRM की। ठीक है, तो अब IRM क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि IRM का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। IRM का कॉन्सेप्ट दिया था लॉरेंज एंड टिनबर्गन। इन दोनों ने ही IRM के कॉन्सेप्ट दिया था। इन दोनों ने ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, तो अब IRM क्या होता है? IRM क्या है? IRM एक न्यूरल सेंटर है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक न्यूरल सेंटर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या ये सेंटर सच में प्रेजेंट है? नहीं। ये कैसा है? ये है एक हाइपोथेटिकल सेंटर। इसको हम काल्पनिक सेंटर मानते हैं। एक हाइपोथेटिकल सेंटर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। एक ऐसा न्यूरल सेंटर जो कि हाइपोथेटिकल है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। इस न्यूरल सेंटर को ही हमने क्या नाम दिया है? ये न्यूरल सेंटर ही है हमारा IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अभी हम इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, हम जो भी अपने कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम ज्यादातर ग्रे लेग गूज का ही एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ग्रे लेग गूज है, ग्रे लेग गूज है, इसके लिए साइन स्टिमुलस का वर्क कौन कर रहा था? ग्रे लेग गूज ने क्या देखे थे? एक्स। ठीक है, अब एक्स को देखते ही ग्रे लेग गूज के ब्रेन के अंदर कोई इस स्टिमुलस से ब्रेन के अंदर कुछ तो हलचल हुई होगी ना। तो ये स्टिमुलस कहाँ जाएगा? ये स्टिमुलस जाएगा इसके नर्वस सिस्टम के पास। इसे कैसे पता चला कि इसका स्टिमुलस यहाँ प्रेजेंट है? कैसे पता चलेगा? जब ये स्टिमुलस कैसे कहाँ जाएगा? इसके नर्वस सिस्टम में। और कौन से नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ? न्यूरल सेंटर में। ठीक है, तो ऐसा न्यूरल सेंटर जो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? साइन स्टिमुलस को। ठीक है, तो ये किसको रिस्पॉन्ड करता है? किसके प्रति क्रिया करता है? साइन स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये रिलेटेड है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरल सेंटर है जो कि एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक सेंटर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो न्यूरल सेंटर है, इसका क्या काम है? ये करता है रिस्पॉन्ड टू साइन स्टिमुलस। जो भी साइन स्टिमुलस है उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड देना है हमारे अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसे कैसे पता चलेगा कि ये साइन स्टिमुलस है? ये साइन स्टिमुलस देखने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया होगी? इसके बाद ये नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा? IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। यानी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या है? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में साइन स्टिमुलस देने के बाद होने वाली क्रिया जो कि नर्वस सिस्टम में होती है, उस मैकेनिज्म को क्या कहा हमने? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने अभी ये इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमें साइन स्टिमुलस मिला। ठीक है, इस साइन स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किसने किया? नर्वस सिस्टम में। उस रिस्पॉन्स का क्या नाम दिया हमने? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, है ना। तो इसको किसने रिस्पॉन्ड किया था? नर्वस सिस्टम ने। नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज्म हुआ उस रिस्पॉन्स का, उसे क्या बोला गया? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। अब इस इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म जब नर्वस सिस्टम तक ये मैकेनिज्म जब हो गया, उसके बाद ये ग्रे लेग गूज करेगा क्या? ये इन एग्स को रोल करके अपने नेस्ट के अंदर डालेगा। तो इन एग्स को रोल करना, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये क्या हुआ? एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमें याद करनी है। ठीक है,
जैसे अभी इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसलिए हमने 3 कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस पढ़ेंगे। अभी जब हम 4th कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हमें यहाँ तक पूछा जाए तो सबसे पहले एक साइन स्टिमुलस दिखेगा, उस साइन स्टिमुलस के प्रति हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, उसके रिस्पॉन्ड करने के बाद ही फिक्स एक्शन पैटर्न होगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? थर्ड कॉन्सेप्ट, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, जो हमने इथोलॉजी के अंदर पढ़ा। लॉरेंज एंड टिनबर्गन ने इसके ऊपर वर्क किया था। ये एक न्यूरल सेंटर है जो कि हाइपोथेटिकल है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक ऐसा सेंटर जो कि काल्पनिक है, ऐसा सेंटर प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो रिस्पॉन्ड करता है किसको? जैसे ही कोई साइन स्टिमुलस, जैसे ही कोई स्टिमुलस, कोई उद्दीपन मिला, उस उद्दीपन के प्रति जो रिस्पॉन्स हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हुआ, उसे क्या बोला जाता है? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है? ASE। अब इसे कंफ्यूज करने के लिए इसके और भी नेम दिए जाते हैं, जैसे कि एक्शन स्पेसिफिक पोटेंशियल, या फिर स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो 3 नाम है उसका मतलब एक ही है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, ASE। ठीक है, तो अब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? ठीक है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है टू रिलीज FAP, यानी किसी भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को करने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत होगी, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को क्या नाम दिया हमने? एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें, अब हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ें। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि एक था साइन स्टिमुलस, जो कि क्या था? एक्स। हम ग्रे लेग गूस का एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। एक्स क्या था? साइन स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये गया हमारे नर्वस सिस्टम के पास, वहां पर कौन सी मैकेनिज्म हुई? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म ने क्या किया? इसने की एनर्जी को रिलीज। अब इस एनर्जी के रिलीज होने के बाद ही क्या होगा? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अब फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, अब जो मेन सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस है, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी सीक्वेंस पूछी गई थी। सबसे पहले साइन स्टिमुलस होगा, फिर इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, फिर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, और फिर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में, हमारा एक पॉइंट रह गया था। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? ये है एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। लॉक एंड की मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई फिक्स एक्शन पैटर्न करना है, अगर कोई फिक्स एक्शन पैटर्न हो रहा है, एक्स की रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक IRM ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही सेंटर क्या काम कर दे, बहुत सारे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को कर दे, नहीं। अगर एक्स की रोलिंग करनी है तो उसी एक्स की रोलिंग वाला ही इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होगा। यानी ये कैसा है? ये विशिष्ट है, ये स्पेसिफिक होता है, ये चाबी ताले की तरह काम करता है। ये चाबी है और ये ताला है। ठीक है, तो इस ताले के अंदर, इस लॉक के अंदर ये की तरह वर्क करेगा, ये स्पेसिफिक होगा। ये इसके अलावा और कोई भी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म ये FAP नहीं करवा पाएगा। तो IRM कैसा होता है? IRM होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये बात हमारी IRM मैकेनिज्म के अंदर रह गई थी। तो IRM कैसा है? लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करता है, और ये कैसा होता है? बहुत ही विशिष्ट होता है। ठीक है, अभी हमने बात की इसके बारे में, साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी और FAP। अगर हम इसको याद करें, वैसे तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रिक की बात करें तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, C या F।
क्या सिया, एफ को सिया। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा लर्न करना इजी हो जाता है कि सिया एफ, साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अगर हम बात करें इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की, तो ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या है कि ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है, यानी कि ये तो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली बनती ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाती, ये कॉन्टिन्यूसली यानी कि ये बनती रहेगी निरंतर बनती ही रहेगी, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, और ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म का वर्क कौन करवा रहा होता है? ये करवा रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस एनर्जी को जो कि बन रही है उसको संतुलित, उसको रोक कर रखता है। कौन रोक कर रखता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है जो इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को वहीं पर रोक कर रखता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हो गया, जैसे ही न्यूरल सेंटर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, वैसे ही ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म रुक जाएगा और ये सारी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो बनी थी वो कैसी हो जाएगी? वो सब रिलीज हो जाएगी। और एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के रिलीज होते ही क्या रिलीज होगा? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, तो ये थी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि एफएपी को रिलीज करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ये हमेशा ही प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन इसको कौन रोक कर रखता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी मैकेनिज्म के द्वारा इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को वहीं पर रोक कर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आईआरएम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हो जाता है, वो कब होगा? वो तभी होगा जब साइन स्टिमुलस मिलेगा। तो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के होते ही ये एनर्जी जो है ये रिलीज कर दी जाती है, जिससे कि फिक्स एक्शन पैटर्न हो जाता है। तो ये हमने पढ़े थे हमारे 4 के 4 कॉन्सेप्ट जो कि थे इथोलॉजी के, और ये लास्ट था एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। अब इन चारों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था लॉरेंज के द्वारा। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडल दिया गया था साइको हाइड्रोलिक मॉडल, या फिर इसे बोला जाता है फ्लश टॉयलेट मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल दिया किसने था? ये मॉडल दिया था कोनार्ड लॉरेंज ने। इस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने इथोलॉजी के जो हमने 4 मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? सबसे पहला हमने पढ़ा था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, सेकंड हमने पढ़ा था साइन स्टिमुलस, थर्ड पढ़ा था इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, और फोर्थ हमने पढ़ा था एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इन चारों कॉन्सेप्ट को एक मॉडल से समझाया किसने? कोनार्ड लॉरेंज ने। क्या नाम था? फ्लश टॉयलेट मॉडल या फिर साइको हाइड्रोलिक मॉडल के नाम से। अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट हम एक ही डायग्राम से पढ़ लेंगे। उन्होंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाई जहां पर उन्होंने बोला कि ये जो फ्लश करते हैं, जो फ्लश का जो टैंक होता है, जो टॉयलेट का टैंक होता है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जो सारा पानी भरा हुआ है, इस पानी को उन्होंने बोला एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, यानी ये क्या है? ये है हमारी एनर्जी। ठीक है, जो वेट टंगा हुआ है, जिसको हम पुल करते हैं, आजकल तो बटन में हम प्रेस करते हैं, उसी तरीके से पहले के जमाने में क्या था? कुछ कोई ना कोई वेट बंधा होता था, उसको हम पुल करते थे। तो उसको पुल किसने पुल किया? तो उस वेट को हमने क्या नाम दिया?
साइन स्टिमुलस। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई स्प्रिंग होंगे, कोई ना कोई वाल्व होंगे जो इसको रोक कर रख रहे होंगे, है ना। तो इसको नाम दिया था इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और लास्ट के अंदर जब हम वेट को पुल कर देंगे तो जो भी पानी बाहर आएगा, ये क्या था, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, उन्होंने ये चार चीजें इस तरीके से समझाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई साइन स्टिमुलस दिया जाएगा, स्टिमुलस का मतलब है वेट को खींचना, जैसे ही वेट को खींचा जाएगा तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है, जो कि यहाँ पर वॉल्व है जो उसको रोक कर रखे हुए हैं, वो क्या था, एक इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। जैसे ही साइन स्टिमुलस दिया जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा कुछ मशीनरी के पास, कुछ न्यूरल जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके पास जाएगा। उस नर्वस सिस्टम के जाने के बाद ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि हमारी जो एनर्जी है जो कंटिन्यूसली आ रही है, उस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए यहाँ पर मैकेनिज्म होगा। और जैसे ही एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा, फिक्स एक्शन पैटर्न। यहाँ पर फिक्स एक्शन पैटर्न क्या है, पानी का फ्लश हो जाना, पानी का बाहर निकल जाना उस टैंक से, वो था फिक्स एक्शन पैटर्न। उस वेट का हमारी तरफ से उसको खींचना क्या था, साइन स्टिमुलस। उस वॉल्व का यहाँ पर रहना, ये क्या था, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। और पानी का टैंक में भरते रहना, ये क्या था, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, उन्होंने फिर उसके बारे में बोला कि अगर हम साइन स्टिमुलस को कम कर दें, हमने उस वेट को कम कर कर कितना कर दिया, छोटा। ठीक है, अगर हमने साइन स्टिमुलस को क्या किया, हमने किया साइन स्टिमुलस बहुत ही कम। ठीक है, साइन स्टिमुलस बहुत ही कम, यानी बहुत ही हल्के से हमने प्रेस किया, और यहाँ पर वाटर की अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा है, यानी जितनी वाटर की अमाउंट एवरेज नॉर्मल होती है उससे वाटर की अमाउंट ज्यादा है, यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है और साइन स्टिमुलस अगर हम कम दे रहे हैं तो भी एफएपी हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अगर हम छोटे से वेट को, छोटा सा वेट भी अगर ले, अगर हम हल्का सा भी प्रेस करें, लेकिन उसकी क्या शर्त है कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा है तो भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर ग्रे लेग गूस की अगर हम बात करें तो ग्रे लेग उसको बहुत ही टाइम से जो है जो एग नहीं दिखा। ठीक है, उसको एग नहीं दिखा, लेकिन उसको बाद में छोटा सा एग उसको अपने नेस्ट के पास में दिखा, उसको काफी टाइम से नहीं दिखा था, इसलिए जो उसकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है वो बढ़ती गई, क्योंकि उसको स्टिमुलस पहले काफी टाइम से नहीं दिखा था। अब उसकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको बिल्कुल छोटा सा एग मिला जो उसका साइन स्टिमुलस कैसा था, बहुत ही कम, तो भी वो उसको रोल कर देगी, तो भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर उसको काफी टाइम से स्टिमुलस नहीं मिला है ग्रे लेग गूस को, और अगर उसकी सारी की सारी जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है वो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बढ़ती ही जा रही है, और अगर उसको छोटा सा भी एग दिख गया तो भी वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट क्या दी कि अगर हम इसको वेट को हटा ही दें, ठीक है, यानी कि साइन स्टिमुलस अगर प्रेजेंट ही नहीं है, साइन स्टिमुलस है ही नहीं, ये वेट है ही नहीं, एग है ही नहीं, ठीक है, और जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, वो है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है और वो बढ़ रही है, लेकिन साइन स्टिमुलस है ही नहीं, तो भी क्या होगा, तो भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाएगा, यानी कि अगर वहां पर एग है ही नहीं लेकिन वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, तो भी वो किसी ना किसी चीज को रोल कर कर अपने नेस्ट में ग्रे लेग गूस ले आएगी, तो भी वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होगा। और इस मैकेनिज्म का नाम उन्होंने दिया था इन वैक्यूम मैकेनिज्म। इसका नाम था इन वैक्यूम मैकेनिज्म, यानी अगर साइन स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है फिर भी एफएपी हो सकता है। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर साइन स्टिमुलस नहीं है फिर भी एफएपी हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल उल्टा करके देखा। उन्होंने कहा कि अगर हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को हटा दें, अगर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ही नहीं है, यानी कि यहां से हमारा पानी चला गया, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ही नहीं है, अगर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ही नहीं है और यहाँ पर जो वेट है वो हमने बहुत दे दिया, ठीक है, और हमने साइन स्टिमुलस क्या किया, साइन स्टिमुलस बढ़ा दिया, हमने इससे भी बड़ा वेट लगाकर देख लिया, जब तक यहाँ पर पानी नहीं होगा हम जितना मर्जी वेट लगा ले वो पानी फ्लश नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न नहीं हो पाएगा अगर वहां पर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साइन स्टिमुलस अगर वहां पर हम जितना मर्जी बढ़ा दे, अगर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है तो एफएपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था साइकोहाइड्रोलिक मॉडल या फिर फ्लश टॉयलेट मॉडल जो कि कॉनार्ड लॉरेंज के द्वारा दिया गया था। इन्होंने चारों के चारों कॉन्सेप्ट को एक मॉडल के द्वारा समझाया था। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सोशल बिहेवियर। हमने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में जब एफपीपी पढ़ा था तो हमने साथ ही बात कर ली थी। तो अभी हम पढ़ेंगे सोशल बिहेवियर। इथोलॉजी के अंदर सोशल बिहेवियर जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसका क्या मतलब है। अभी हम समझते हैं कि सोशल बिहेवियर का मतलब क्या है। सोशल बिहेवियर का मतलब है कि इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स बिटवीन सेम स्पीशीज के अंदर जो भी इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, जो भी इंटरेक्शन है उसे हम सोशल बिहेवियर करेंगे। इससे क्या होगा, बेनिफिट। इससे बेनिफिट होगा टू वन और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोशल बिहेवियर का मतलब है कि इंटरेक्शन होना इंडिविजुअल्स के अंदर। जैसे सोशल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हम YouTube पर हमारा फर्स्ट ग्रेड प्रॉपर करवा रहे हैं बायोलॉजी का कोर्स। ठीक है, तो ये एक हमारा सोशल बिहेवियर है, इसके अंदर इंटरेक्शन हो रही है। जैसे हम आपसे वीडियोस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है इंडिविजुअल। हम कौन सी स्पीशीज के, हम सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, जो कि बेनिफिट कर रहे हैं एक को या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को। तो इससे बेनिफिट हो रहा है, इससे हमें भी बेनिफिट हो रहा है, इससे आपको भी बेनिफिट हो रहा है। आपको बेनिफिट क्या है कि आपको अच्छे से प्रॉपर आपको कोर्स हमें दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो आपको भी बेनिफिट हो रहा है और हमें भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो और भी ज्यादा, क्योंकि जितना हम पढ़ाएंगे उतना हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इससे बेनिफिट हमें भी हो रहा है और बेनिफिट आपको भी हो रहा है और बहुत सारे जनों को हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सोशल बिहेवियर है। हम क्या कर रहे हैं, एक सोशल बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कोई सोशल ग्रुप बने, जो कि हमारा एक प्रॉपर ग्रुप है, एक यूट्यूब पर हमारा ग्रुप है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हम है, हमारा एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी एक सोशल बिहेवियर शो करते हैं, तो उनका जो सोशल ग्रुप है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, हम मेन प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही इजी आएगा, जो कि हम पढ़ते ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए, जो कि मेन है। यहाँ पर कुछ टर्म्स ही हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो पहला है कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है, कोहेजन का मतलब होता है कि जो सोशल ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो नियर एरिया में रहे, यानी वो बिल्कुल ही आसपास के एरिया में रहे, तभी तो वो एक सोशल ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे अब हमारे यूट्यूब है तो यूट्यूब के अंदर एक सोशल ग्रुप बन रहा है, क्योंकि हम सारे के सारे कहाँ पर है, हम सब के सब यूट्यूब पे। अगर कोई फेसबुक पे यूट्यूब पे नहीं है, कोई इंस्टाग्राम पे यूट्यूब वो नहीं चला रहा है, तो हमारा एक सोशल ग्रुप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उनको सेम एरिया में, एक नियर बाय एरिया में उनको रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अब कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, तो वो उनका जो है सोशल ग्रुप एनिमल्स का नहीं बन सकता। तो एनिमल्स के ग्रुप बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कोहेजन, यानी वो नियर बाय एरिया में, पास पास के एरिया में रहे, तभी तो वो सोशल ग्रुप बनेगा। जैसे हमारे मोहल्ले की आंटियों का ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि वो सारे एक ही मोहल्ले में रह रहे होते हैं, इसीलिए सोशल ग्रुप बनता है। ठीक है, सेकंड क्या है, कम्युनिकेशन। एक सोशल ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, आप हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कमेंट्स के थ्रू। उसी तरीके से जो एनिमल्स है वो भी कम्युनिकेशन करती है। जैसे कि अगर कोई मंकी है, अगर एक मंकी को फूड मिल गया ना, तो वो वोकली
वो वोकली वो आवाज निकालकर वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को बताएगा कि मुझे फूड मिल चुका है, आपको यहाँ पहुंचना है, यहाँ पर फूड प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से जो सोशल जो एनिमल्स हैं वो भी अपना इस तरीके से कम्युनिकेट करके अपना सोशल ग्रुप बनाए रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया हमारे मोहल्ले की आंटियां, जो आंटियां हैं वो क्या करेंगी, वो नियर एरिया में रहेंगी, एक ही एरिया में रहती हैं और उनके अंदर क्या होता है कम्युनिकेशन, तभी तो उनका सोशल ग्रुप बनेगा, बिना कम्युनिकेशन के ग्रुप बन ही नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा डिवीजन ऑफ लेबर। ग्रुप के अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। ग्रुप की ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो भी यहाँ पर हम श्रम करेंगे वो कैसा होगा, डिवाइड। मेंबर्स के अंदर वो जो लेबर है, वो जो श्रम करेंगे वो हो जाएगा डिवाइड। कैसे, ठीक है। अगर हम अपना एग्जांपल लेकर चले, हम यूट्यूब का एग्जांपल लेकर चले, तो हम सबका गोल क्या है कि फर्स्ट ग्रेड को करना, ठीक है। उसके अंदर हमारा लेबर, हमारा श्रम क्या है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। हमारा लेबर ये हो रहा है। आपका लेबर क्या हो रहा है कि आपके पास जो नोट्स हैं, या तो आप उस नोट्स में आपको जो अच्छी अच्छी चीजें, जो नई चीजें मिल रही हैं, आप उसको ऐड करेंगे, या फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे। इससे आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। आपका काम हमने क्या कर दिया, इजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर रिसर्च करनी है, उसको और ज्यादा डीपली पढ़कर उसको इजीली समझाना है, वो काम हमने कर दिया आपके लिए। तो ये क्या हुआ, ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। जैसे कि हनुमान लंगूर की अगर हम बात करें, तो जो हनुमान लंगूर है इसके अंदर क्या होता है कि इन हनुमान लंगूर के अंदर कुछ ऐसे, इनके अंदर जैसे 3 मेंबर्स हैं, उस पूरे ग्रुप के अंदर जो 3 मेंबर्स हैं वो अपना काम सिर्फ यही रखेंगे कि उनका जो भी सोशल ग्रुप है, उस सोशल ग्रुप को कोई बाहर का अटैक ना कर सके। वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने ग्रुप को, ठीक है। उसी तरीके से 3 मेंबर्स जो है वो खाना ढूंढेंगे। उन्हें इस पूरे ग्रुप के लिए खाना ढूंढने का काम किसका हो गया, अलग से 3 मेंबर्स का, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये फूड पर वर्क करेंगे, ये फूड ढूंढेंगे, ठीक है। इन 3 मेंबर्स का क्या काम हो गया, ये काम करेंगे प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि श्रम का जो है वो डिवीजन हो जाता है, लेबर कैसी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये भी कैसी प्रॉपर्टी, एक सोशल ग्रुप की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एज जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। किसी एक ग्रुप में एज डिफरेंस हो सकता है, यानी कि अगर हम हमारे ग्रुप की बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करें, तो ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए एमएससी कंप्लीट होनी जरूरी, कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसको अराउंड 24-25 की एज तो उसकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एज डिफरेंस है वो क्या हो सकता है कि जैसे कोई 22 का है, 23 का मान लो, कोई 23 का है, कोई 28 का है, कोई 35 का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो बहुत कम लिमिटेड तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एज के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम सोशल ग्रुप की, अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम मंकी के किसी ग्रुप की बात करें, तो उस मंकी के ग्रुप के अंदर तो इन्फेंट्स भी होंगे। हम उस ग्रुप के अंदर तो कोई 1 महीने का बच्चा भी होगा और कोई 5 साल का भी होगा, कोई एडल्ट होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बुजुर्ग होगा, ठीक है। तो वहां पर एज डिफरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सॉरी, तो उसके अगर 5th पॉइंट की हम बात करें तो वो हो जाएगा एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, इस टर्म को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एल्ट्रुइज्म क्या होता है। एल्ट्रुइज्म होता है सेक्रीफाइस करना। किसी ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्रीफाइस करते हैं। अब इसको अगर हम हमारे हमारे सोशल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सेक्रीफाइस क्या है, ठीक है। कि अगर अब हम, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मुझे किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना है, लेकिन मुझे पता है कि आज मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर अपलोड करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं। तो मैं अपना फैमिली फंक्शन को सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। तो मैं अपना फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस करूंगी किसके लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो ये मेरा, इस ग्रुप के अंदर ये मेरा सेक्रीफाइस हुआ। उसी तरीके से आप भी अपना किसी भी चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हो ये क्लास लगाने के लिए, तो वो क्या हुआ, सेक्रीफाइस। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, एल्ट्रुइज्म, यानी सेक्रीफाइस होता है। जो मेंबर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को, ताकि एक ग्रुप अच्छे से चल सके, ठीक है। उस, अगर मैं इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा हनी बीज का। जो हनी बीज हैं वो करती हैं सबसे बड़ा सेक्रीफाइस।
बिल्कुल, हनी बीज बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करती हैं। कैसे? क्योंकि हनी बीज के अंदर जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उन फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक ही है जो कि क्या बनेगी? क्वीन। बाकी सारी की सारी जो फीमेल्स हैं वो क्वीन नहीं बन सकती, उनको वर्कर्स ही बनकर रहना पड़ेगा। यानी एक क्वीन, और क्वीन की क्या विशेषता है कि सिर्फ यही है जो रिप्रोडक्शन कर सकती है। यानी सिर्फ क्वीन के पास ही ये है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो मेटिंग कर सकती है। बाकी जितनी भी फीमेल उसके अंदर है, उस हाइव के अंदर, उस छत्ते के अंदर बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। उन्होंने अपना रिप्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो क्या काम करेंगी? वो करेंगी उस हाइव को बनाना, उस हाइव की मरम्मत करना, जो भी छोटे छोटे लार्वा है उनको खाना खिलाना, उनको फीड करना, ये जैसे खाना ढूंढना, तो ये सारे काम जो है ये बाकी की फीमेल्स कर लेंगी। इन्होंने अपना मीटिंग, इन्होंने अपना रिप्रोडक्शन क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने एल्ट्रुइज्म मैकेनिज्म किया। उन्होंने अपनी किसी भी चीज को सेक्रीफाइस किया पूरे के पूरे ग्रुप को अच्छे से चलने के लिए। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? एल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो ये थी मेन प्रॉपर्टी सोशल ग्रुप की। पहला है कोहेजन, उनको एक नियर बाय एरिया में रहना होगा। सेकंड, कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी लेबर को डिवाइड करके चलेंगे तो काम बहुत ही अच्छे से होगा। फिर है एज डिफरेंस, एज यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये है एल्ट्रुइज्म, यानी सेक्रीफाइस करना। कोई भी अपने ग्रुप में किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस करता है तो उसको क्या बोला जाता है? एल्ट्रुइज्म। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि किसी सोशल ग्रुप की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से अगर हम मतलब देखते ही हम आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी वो भी सोशल बिहेवियर की होगी। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए वो नेक्स्ट क्लास से आए हुए हैं, इस क्लास से क्वेश्चन नहीं आए हुए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है एंटी प्रिडेशन। एंटी प्रिडेशन, एंटी प्रिडेशन का क्या मतलब है? ठीक है, अगर कोई भी एनिमल किसी एनिमल को खाता है, ठीक है, जैसे कि एक फॉक्स ने रैबिट को खा लिया, किसी फॉक्स ने किसी रैबिट को खा लिया, या हम इससे भी इजी एग्जांपल लेके चलते हैं। सॉरी, ठीक है, हमने बात की यहाँ पर कैट की और माउस की, ये इजी रहेगा। ठीक है, कैट एंड माउस। ठीक है, अब जो बिल्ली है वो तो चूहे खाती है ना, तो कैट और माउस की अगर हम बात करें तो जो माउस है ये क्या होगा? ये होगा, इसको हम कहेंगे प्रे। जिसे खाया जा रहा है उसको क्या टर्म देंगे हम? प्रे। और जो खाता है उसे क्या नेम दिया जाएगा? प्रीडेटर। तो यहाँ पर कैट है वो क्या है? प्रीडेटर। यहाँ पर जो माउस है वो क्या है? प्रे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग कैट को खाएगा, तो इसके अंदर ये कैट क्या बन जाएगी? प्रे। और ये डॉग क्या बन जाएगा? प्रीडेटर। ठीक है, तो जो एनिमल खाता है वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। और जिसको खाया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीडेशन का मतलब क्या है, कि जो एनिमल खा जाते हैं, जो एनिमल खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर से बचा जा सकता है अगर हम सोशल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो। तो जो कोई एनिमल जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है, अगर हम कैसे हैं? अगर हम किसी सोशल ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रुप बिहेवियर देखा जाता है। ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर टर्म स्पेसिफिकली यूज की जाती है हनुमान लंगूस के लिए। अगर हम बात करें हनुमान लंगूस की तो उसके अंदर ग्रुप बिहेवियर देखा जा सकता है, जो कि कैसा? एक एंटी प्रेडेशन है। एंटी प्रेडेशन कैसे है कि हनुमान लंगूस की हमने पहले भी बात की थी कि हनुमान लंगूस के अंदर जैसे 3 मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे प्रोटेक्शन।
वो देखेंगे कि कोई भी प्रेडेटर हमें आकर खा ना ले, हमारे ग्रुप का कोई भी मेंबर कम ना हो जाए, हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर को खाया ना जा सके। तो इस बात की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये 3 मेंबर्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एंटी प्रेडेशन, यानी कि किसी भी प्रेडेटर को आने से रोक रहे हैं। एंटी का मतलब उसके ऑपोजिट करना, किसी भी प्रेडेशन यानी उसको खाए जाने से रोकना। तो ये कैसा है? पहला अगर हम बात करें ग्रुप बिहेवियर, तो ये कौन शो करते हैं? हनुमान लंगूर। इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर ये ड्यूटी सिर्फ इन 3 मेंबर्स की है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो सेफ रहे। ठीक है, इसको हमने डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर भी समझा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक ग्रुप बिहेवियर शो किया जाता है। ये भी कैसा एग्जाम्पल है? एंटी प्रेडेशन का एग्जाम्पल है, और ये तभी हो सकता है जब कोई सोशल ग्रुप हो। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं इरेटिक फ्लाइट। इरेटिक फ्लाइट जो देखी जा सकती है वो देखी जा सकती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई बर्ड है, अगर वहां से कोई प्रेडेटर आ गया उड़ता हुआ और वो बर्ड उड़ गई, तो वो प्रेडेटर उसके पीछे पीछे चला जाएगा और उसको खा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट है, किसी एरिया में बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट है, वहां पर कोई प्रेडेटर आ जाता है, तो वो बर्ड्स क्या करेंगी? वो नॉन डायरेक्शनल, वो रैंडमली फ्लाइट करेंगी। इलेक्ट्रिक फ्लाइट का मतलब होता है कोई भी रैंडमली फ्लाइट करना, यादृच्छिक तरीके से, कोई भी मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि सारी इसी तरफ से जाएंगी। जैसे ही कोई प्रेडेटर आया तो कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, यानी जो प्रेडेटर है जो उनको खाने आया है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसकी तरफ जाए, क्योंकि इतने सारे प्रे हैं, इतने सारे बर्ड्स और सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सोशल ग्रुप के अंदर अगर हम एंटी प्रेडेशन की बात करें तो ये भी इसका एग्जाम्पल है कि वो एक रैंडमली फ्लाइट बर्ड्स करते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रेडेटर से बच सकते हैं। और ये किसकी एडवांटेज है? एक सोशल ग्रुप में होने की एडवांटेज है। ठीक है, अभी हम सेकेंड एडवांटेज की तरफ चलते हैं। फीडिंग efficiency and information sharing। फीडिंग एफिशिएंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि अगर किसी ग्रुप के अंदर बैठे हैं तो वहां पर फीडिंग की हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो एक मंकी जो है, मंकी का एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर अगर एक भी मेंबर को फूड मिल गया तो वो क्या करेगा? वो करेगा वोकली कम्युनिकेट। वो करेगा वोकली कम्युनिकेट, जिससे वो अपने ग्रुप के सारे मंकीज को बुला लेगा और सभी के सभी फूड को ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमने बात की थी हनुमान लंगूर की। हमने कहा था कि वहां पर क्या है कि कुछ मेंबर्स जो है उनको काम दे दिया कि आप काम करो प्रोटेक्शन का, वैसे ही कुछ मेंबर्स को क्या काम दे दिया? फूड का। अब जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं उनको भी तो फूड मिलेगा, उनको भी तो फीडिंग की एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो ये किसका एडवांटेज है? एक सोशल ग्रुप में होने की एडवांटेज है, जिसकी वजह से उनको फीडिंग के अंदर कभी दिक्कत नहीं आती, उनकी फीडिंग एफिशिएंसी बनी रहती है, क्योंकि उनके ग्रुप का कोई ना कोई मेंबर उनके लिए फूड जो है वो प्रोवाइड करवा ही देगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कैसे? कोई वोकली कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि हनी बी की अगर हम बात करें, हनी बीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ये क्या करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? ये कम्युनिकेट करने के लिए करती है डांस। कौन कौन से डांस पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था राउंड डांस और एक हमने पढ़ा था वैगल डांस। तो यहाँ पर डांस के तरीके से क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन को शेयरिंग की जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फीडिंग की एफिशिएंसी बनाई जा रही है, ताकि सभी हनी बीज को क्या मिल सके? सभी हनी बीज को फूड मिल सके। ठीक है, तो ये एक सेकेंड एडवांटेज है एक सोशल ग्रुप में होने की, कि उनको फूड की दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, एक एडवांटेजेस हैं रिप्रोडक्शन, कि अगर उनको मेटिंग करनी है ब्रीडिंग सीजन में तो उनको अपना मेटिंग पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनके ग्रुप के अंदर मेल्स, फीमेल्स, इन्फेंट्स सारे के सारे एज ग्रुप के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। उनके ग्रुप के अंदर ही उनको अपने कंपेटेंट मेल्स एंड फीमेल मिल जाएंगे, जिससे रिप्रोडक्शन करना बहुत ही इजी वर्क हो जाएगा उनके लिए। फोर्थ एडवांटेज है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है बंधुत्व, यानी वो एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं? एक बंधुत्व की तरह, यानी अगर किसी एक को जरूरत पड़ेगी तो दूसरा उनके लिए हाजिर है, एक बंधु की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह वो कैसे रहती है? किनशिप क्वालिटी के अंदर ग्रुप के अंदर रहा जाता है। फिफ्थ है
कोऑपरेशन, यानी हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से एक ग्रुप के अंदर कैसे करता है, कोऑपरेट करता है। वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस भी करेंगे, जो हमने एल्ट्रुइज्म के अंदर हनी बी के एग्जांपल देके पढ़ा था। वो किनशिप, वो बंधुत्व, वो एक दोस्ती भी निभाएंगे। वहां पर रिप्रोडक्शन की भी कोई दिक्कत नहीं आगी। यहाँ पर फीडिंग एफिशिएंसी एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, हमने जैसे मंकी का एग्जाम्पल पढ़ा, हमने हनुमान लंगूस का एग्जाम्पल पढ़ा, हमने हनी बीज का एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, तो इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने सोशल बिहेवियर को स्टार्ट कर लिया है, लेकिन जो सोशल बिहेवियर में इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सोशल बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं और भी इसके डीपली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में से बाहर आए। ठीक है, थैंक यू।